हाय जल आज हम यूजीसी ने जून 2025 के लिए पेपर 1 का PYQ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट पेपर जो दिसंबर 2024 सेशन एग्जाम में थे जनवरी 2025 में, उसकी हम चर्चा करेंगे। जो एग्ज़ाम हुआ था 3 जनवरी 2025 के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन, उसे हम चर्चा करेंगे। तो ये आपके सामने है क्वेश्चन, और चलिए इसे देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है 5 DI क्वेश्चन है, और ये DI की वीडियो आएगी। तो यहाँ पे मैथ के बाकी क्वेश्चन किस क्वेश्चन रहेंगे, इसको आप देख लीजिएगा। इसके सोल्यूशन अलग से आएगा। जिनको कोई DI में प्रॉब्लम नहीं था भी प्रैक्टिस करके जाए, ये सभी क्वेश्चन DI अच्छे लेवल का आ रहा है और लेंदी टाइम टेकिंग हो रहा है। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन है DI का। अगला हम चलते हैं छठे नंबर के क्वेश्चन पे। ये भी मैथ का है कि जब किसी संख्या x का 20% किसी अन्य संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या y की 4% बढ़ जाती है। दो संख्या x और y के बीच का अनुपात क्या है, इसी क्वेश्चन है, तो बना दीजिएगा। तो मैं एक अलग से वीडियो में मैथ का लगा उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर की 10 संख्याओं का औसत मान निकालने के लिए वैकल्पिक तरीकों को तलाशने के लिए विभिन्न तरीकों का प्रयास करते हैं, जैसे कि नीचे दिए गए वर्कशीट में बताया गया है। ये वर्कशीट का क्वेश्चन है। अभी यहाँ एक क्वेश्चन शीट में लगभग आ रहा है, लेकिन कहीं कहीं गैप दिख दिया है। ये MS एक्सेल से रिलेटेड क्वेश्चन है, और ये उन स्टूडेंट के लिए ज़्यादा डिफिकल्ट होता है जो कंप्यूटर के फील्ड से नहीं आते हैं, तो इसको समझना मुश्किल हो जाता है। बाकी जो कंप्यूटर फील्ड से उनके लिए आसान है। तो इसको आप देख सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। जो इसमें क्या है कि ए और डी सही है। पहले क्वेश्चन है कि कौन सा सूत्र ए सेल F में प्रवेश के गलत परिणाम देगा। ठीक है ना, तो यहाँ 4 ऑप्शन जो है, चारों को वैल्यू करके चेक करिए, उसके बाद आराम से पहुँच। आगे हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मैच द फॉलोइंग कंसेप्ट है, और वो किस एरिया से रिलेटेड है उसको डिस्कस करना है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है कि लिस्ट 1 लिस्ट का मिला करना है। इसमें देखें, पहला है ऑप्शन में रूपांतरणीय अपील, ट्रांसफॉर्मेशनल अपील। 2 में है प्रॉक्सिक्स, सी में इलेक्ट्रॉनिक टाउन हॉल, और डी में एंटी क्लाइमैक्स। और इसका एरिया अगर पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, राजनीतिक संचार है। फिर एरोटिकल टेक्निक, अलंकृत तकनीक, एडवर्टाइजिंग है, विज्ञापन है, स्टडी ऑफ इंटरैक्टिव स्पेस यानी अंतर्क्रियात्मक स्थान है। ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें हम देखना चाहें तो सबसे पहले अगर पढ़ना चाहेंगे तो प्रोक्सेमिक्स से आप पढ़ सकते हैं कि प्रोक्सेमिक्स जो है वो क्या होता है, स्टडी ऑफ इंटरैक्टिव स्पेस की किस तरह का मनोभाव दर्शाएगा। प्रोक्सेमिक्स में पढ़िएगा कि जो इमोजी हम यूज करते हैं इस टाइप का, कि तो सैड वाला इमोजी होगा, ठीक है, एक इमोजी होगा कि वो काफी हंस रहा लाफिंग कर रहा है। तो ये भी क्या प्रोक्सेमिक्स है। तो ये प्रोक्सेमिक्स बेसिस पर इसे देखिए हम वो कहाँ चला जाएगा, प्रोक्सेमिक्स स्टडी ऑफ इंटरैक्टिव स्पेस में चला जाएगा। तो बी हो गया, 4 में गया। उसके बाद अगर हम देखेंगे सी इलेक्ट्रॉनिक टाउन हॉल, तो सी जो है वो एक राजनीतिक संचार है। ठीक है, फिर यहाँ पे फिर ऑप्शन एक ही अगर हम चर्चा करें तो ट्रांसफॉर्मेशनल रूपांतरणीय अपील है। तो वो क्या होता है, हमारा किसी चीज़ का एडवर्टाइजिंग करवाना रहता है, विज्ञापन करवाना रहता है, तो वो इसमें आ जाता है। तो प्रोक्सेमिक्स आ गया 4 में, ये ट्रांसफॉर्मेशनल अपील आ गया एडवर्टाइजिंग में। फिर इलेक्ट्रॉनिक टाउन हॉल जो है वो चला जाएगा मेरे पॉलिटिकल कम्युनिकेशन में। अब बचा क्या, तो एक एंटी क्लाइमैक्स, तो इसको एरोटल टेक्निक बोला जाता है। और इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर हो जाएगा, जो यहाँ पे हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ है कि निम्नलिखित में कौन प्रोटोकॉल सम्मेलन जैव विविधता सम्मेलन पर CBD की पूरक है। CBD का पूरक है, 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन से CBD के पूरक है। तो इसमें हम देखेंगे कोशिश करेंगे कौन से सम्मेलन दिया हुआ है। तो
बेसल सम्मेलन है, कार्टागेना प्रोटोकॉल है, किगाली समझौता है, नागोया प्रोटोकॉल है और बाली शिखर सम्मेलन है। तो इसमें जो है अगर हम ऑप्शन से चाहें तो देखेंगे कि इसमें जो कार्टागेना है वो तो कंपल्सरी होगा ही हो, कार्टागेना, ठीक है। अब किगाली समझौता और नागोया प्रोटोकॉल, तो इसमें देखने की कोशिश करेंगे हम। तो किगाली और नागोया के बारे में अगर आपको जानकारी हो तो नागोया जो है यहाँ पे प्रोटोकॉल जो विविधता सम्मेलन से संबंधित है। इस प्रकार हमारा पी और टी राइट आंसर रहेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी तक पहुंचने वाले सौर विकिरण में विद्युत चुम्बकीय विकिरण के निम्नलिखित घटकों की न्यूनतम से अधिकतम प्रवाह का सही क्रम क्या है? यानी जो हमारी पृथ्वी तक पहुंचता है, जो जितने प्रकार के सौर विकिरण, उसमें विद्युत चुम्बकीय विकिरण के उनके अधिकतम प्रवाह का न्यूनतम से अधिक उनके प्रवाह की दर क्या है? तो उस हिसाब से हम लोग इसको न्यूनतम से अधिकतम की तरफ सेट करेंगे। तो पता होगा किरण में क्या क्या है, औसत किरणें हैं, दृश्य किरणें, गामा किरणें और पारा किरणें। जब पता होगा कि गामा किरण जो है उसकी वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है ना, गामा किरण की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। तो अगर आप इस ऑप्शन पे भी छाटना चाहेंगे तो गामा किरण ऑप्शन सी में है, तो पहला जाएगा, तो पहला ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, उसके बाद जो है अल्ट्रा वायलेट रे आता है, ये किरणें आती है। फिर उसके बाद जो है क्या आ जाएगा, विजुअल किरण आ जाएगा और सबसे लास्ट में क्या आ जाएगी, और किरणें आ जाएगी। यानी इस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर सी डी बी ए होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी डी बी ए ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग लेंगे। अगला क्वेश्चन है कुछ कुछ प्रशिक्षण मूल तत्वों के सही आरोही क्रम की पहचान करें। तो उसका जो प्रशिक्षण मॉडल है, इंक्वायरी ट्रेंड मॉडल, उस तत्व के सही क्रम में पहचानना है। तो पहले देख लीजिए क्या है, सिंटेक्स है, वाक्य विन्यास है, सपोर्ट सिस्टम है, फोकस है, प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन है, फिर सामाजिक प्रणाली है। तो इसमें सबसे पहले जो है जहाँ प्रशिक्षण इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल है, सबसे पहले फोकस की बात होती है। तो फोकस कहाँ है, सी एक नंबर पे आएगा। तो ऑप्शन एलिमिनेट कर चलेंगे, एक ही ऑप्शन पे आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर हो जाएगा। फिर उसमें पढ़ देते हैं, पहले फोकस आएगा, फिर उसके बाद वाक्य विन्यास या सिंटेक्स आएगा, फिर उसके बाद सामाजिक प्रणाली आएगी, फिर उसके बाद प्रतिक्रिया के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन आएगा, फिर उसके बाद लास्ट में सपोर्ट सिस्टम मतलब प्रणाली आएगी। और इसी सबसे राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि थोड़ा धुंधला आ गया, इसलिए नहीं चाहेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन से जैव आवर्धन का हिस्सा हो सकता है? तो यहाँ पे देखना है कि कौन कौन से जैव संचय जो है जैव आवर्धन यानी बायोमैग्निफिकेशन का हिस्सा हो सकता है, उसका पार्ट हो सकता है। तो पहला है पेस्टिसाइड है, ठीक है, दूसरा है VOC वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, तीसरा है सूट यानी कार्य, और चौथा है POP यानी परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। तो यहाँ हम समझने की कोशिश करेंगे कि ऑप्शन के सबसे पहला तो हमारा कीटनाशक, ये तो होगा ही होगा, ठीक। उसके बाद जो है वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये होगा कि नहीं होगा, तो देखेंगे काली जो है यहाँ पे नहीं होगा, क्या ठीक। अब बचेगा परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, ये भी होगा, ठीक है ना। और ए और डी कंपल्सरी होगा, बाकी दो का ही ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इस हिसाब से राइट आंसर नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, इन सर्टेन कोडेड लैंग्वेज। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है कि किसी कोड भाषा में जो है चेयर को 616218 लिखा जाता है, टेबल को जो है 402210 लिखा जाता है, टू को जो है 38403032 लिखा जाता है। तो फिर उसी कोड भाषा में सोफा सेट को क्या लिखा जा रहा है? तो यहाँ देखिए, यहाँ जो है नंबर प्लेस और प्लेस के हिसाब से नोट किया गया, जैसे कि सी का क्या होता है, 3 होता
तो पी को डबल करके एस लिख गया। एच क्या होता है 8 होता है, 8 को डबल करके 6 लिख गया। ए क्या होता है 1 होता है, 1 को डबल करके 2 लिख गया। आर क्या होता है 9 होता है, 9 को डबल करके 18 लिखा गया। आर का क्या होता है 18 होता है, 18 को डबल करके लिखा गया 36 लिखा गया। उसी हिसाब से देखेंगे तो टेबल में भी 20 नंबर आता है तो डबल करके 40 लिखा गया, एक नंबर पर 2 लिख गया है। यानी जो भी अल्फाबेटिक प्लेस है तो डबल करके लिखा है, तो उसी हिसाब से सो फर्स्ट अभी जो है डबल होकर के होगा। तो एस जो है 19 नंबर पर आता है, तो इसका क्या हो जाएगा 38। इसी हिसाब से तो हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी का दिया बी ओ सी। फिर ओ जो है 15 नंबर पे आता है, तो 15 डबल हो जाएगा 30 हो जाएगा। एफ जो 6 नंबर पर 12 हो जाएगा। ए जो है 1 पे आता है तो 2 जाएगा, ये कर दिया। और ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सही, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। ये अल्फाबेट वाला ये पहले पूछता है ए से लेकर के जो तक के, इस पे ये 1 हो गया, तो ये 6 या इसके बीच में जितने आएंगे वो सभी ना ले लेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन पे हम बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन है ना कि निखिल विश्वविद्यालय स्थापना का सही कानून के अनुसार क्रम जाने तो उस्मानिया विश्वविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय और अंजुम तो पटना विश्वविद्यालय का ये होगी 1917 में इसकी स्थापना की गई थी। तो उस्मानिया विश्वविद्यालय जो है वो उसी के आसपास में किया गया था, लेकिन लखनऊ विश्वविद्यालय जो है वह 1920 में किया गया था। ठीक है ना। तो इस हिसाब से भी अगर हम देखना चाहेंगे तो इसमें सबसे पहले हमारा आ जाएगा तो पटना विश्वविद्यालय आ जाएगा इसमें, और उस हिसाब से उसी उस्मानिया विश्वविद्यालय में फिर जो लखनऊ विश्वविद्यालय बना, और इसी तरह ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। इसलिए अगर मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, उस्मानिया विश्वविद्यालय जो है 1918 में बना, लखनऊ विश्वविद्यालय 1920 में बना। ठीक है। फिर उसके बाद जो है रंगून रंगून जो है ये भी 1930 में ही बना था। ठीक। और मत का अंतर हो नहीं था। और अन्ना विश्वविद्यालय है ये सबसे लेटेस्ट बना 1929 में, मतलब इस अपेक्षा सबसे नया ये है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे कि पटना विश्वविद्यालय 1 अक्टूबर 1970 स्थापना हुआ। उस्मानिया विश्वविद्यालय अप्रैल 1918 में, रंगून विश्वविद्यालय जून 1920 में, और लखनऊ विश्वविद्यालय नवंबर 1920 में, अन्ना विश्वविद्यालय 1929। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में 1920 और 1930 के बीच स्थापित नए विश्वविद्यालय में से एक विशुद्ध से समग्र विश्वविद्यालय कौन सा था। इसका वही जो है कि इसको एनटीए द्वारा इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है, तो इसको हम छोड़ देंगे इस क्वेश्चन को। आगे चलिए, इसमें कोई ऑप्शन इसका सही नहीं है। हालांकि सभी कीजिए कि नागपुर विश्वविद्यालय की स्थापना 1930 में हुआ, लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में और पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1920। अगर हम मैचिंग की तरफ चलेंगे तो वो मैचिंग है हमारा किसी रिलेटेड, तो सॉफ्टवेयर टूल है उसका क्या उपयोग है उस हिसाब से चलते हैं। तो पहला है कपूट, दूसरा है पैडलेट, तीसरा है एवेटर, चौथा है ट्रेन। तो इसमें अगर आप पढ़े हैं तो आईसीटी पढ़े हुए तो इसके सिलेबस में टर्निटिंग से भी डिसाइड हो सकता है टर्निटिंग कहाँ यूज किया जाता है। तो ये कंटेंट का प्लेगियरिज्म चेकिंग के लिए किया जा रहा है टर्निटिंग का उपयोग। ये डी का नंबर जाएगा। प्लेगियरिज्म से अगर आप यूज कर रहे हैं तो प्लेगियरिज्म से बहुत गुजरना पड़ेगा। आप हर किसी कंटेंट को चेक किया जाता है, चूज तो नहीं है। तो ये कंटेंट वहाँ से रिलेटेड है जिससे चेक होता है। इस ऑप्शन के हिसाब से भी अच्छा सकते हैं डी होगा। तो इसलिए यहाँ एक ही ऑप्शन बचा है, ऑप्शन नंबर सी, इसमें डी तीन है राइट आंसर जाएगा। एक बार मैं इसको मैच करके दिखाता हूँ। कोड जो है वह एक प्रश्नोत्तरी और तकनीक आकलन रियल टाइम असेसमेंट का होता है कोड के द्वारा। फिर जो है पैडलेट जो है वो ऑनलाइन कोलैबोरेटिव स्पेस वर्चुअल वर्ल्ड टू शेयर द कंटेंट जो साझा करने का ऑनलाइन से भी आसान है। फिर लैबेस्टर जो है वह वर्चुअल साइंस लैबेस्टर जो है वर्चुअल साइंस
दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ हम देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक वास्तविकता और उसे पढ़ के अध्ययन किए प्राकृतिक विज्ञान के तरीकों के अनुप्रयोग की वकालत करता है? तो यह प्रत्यक्षवाद करता है, पॉजिटिविज्म करता है। इस हिसाब से आइटम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, तो ये मैथ का रैंकिंग क्वेश्चन है, चलिए इसको बढ़ा देते हैं कि दो लड़कियां मीना और रीना 41 छात्रों की कक्षा में ऊपर से 7वें स्थान और 12वें स्थान पर क्रमशः है। कक्षा में नीचे उनकी रैंक है। टोटल कितना है? टोटल 43। मीना की रैंक कितने हैं? 7 नंबर है और रीना की रैंक कितने हैं? तो ये 11 नंबर पे है। तो बताना है कि नीचे से उनकी रैंक क्या आ जाएगी। तो इसको पता करने के लिए साथ में क्या जोड़े, कितना जोड़ेंगे तो वो टोटल आ जाएगा। और टोटल से एक प्लेस में क्या हो जाएगा? ऐड होना चाहिए। तो 41 लाने के लिए इसमें कितना जोड़ना होगा? 34 और प्लस 1 का आसान करेंगे वो हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे इस रीजन को देखेंगे कि 41 लाने के लिए पहले इसमें क्या जोड़ना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ क्या करना होगा कि 34 जोड़ना होगा और दूसरा स्थान रहेगा यानी 35 हो जाएगा और फिर 11 में कितने जोड़ेंगे? तो 30 जोड़ेंगे और प्लस दूसरा स्थान यानी 31 और 35 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे की तरफ हम बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन है मैथ का। इसी तरह से इसको देखेंगे मैथ वाले क्वेश्चन में। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन एक अध्ययन जिसमें सूत्र चरों हेर और नियंत्रण शामिल होता है, यह आकलन किया जा सकती है क्या वे वास्तविकता परिवर्तन का कारण बनते हैं? वो इससे संबंधी है। एक्सपेरिमेंटल से प्रायोगिक अनुसंधान, अध्ययन अनुसंधान, अभिलिखित अनुसंधान। तो इसमें किया अनुदैर्य और अभिलिखित होगा नहीं, ठीक है। अब केस स्टडी ये प्रायोगिक करके वो कर रहा है, तो ये प्रायोगिक अनुसंधान हो जाएगा इसका राइट आंसर। और क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिकल्स के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो वे पानी को पीने के पानी को दूध कर सकते हुए कीटनाशकों से उत्पन्न हो सकते हैं। कई उपभोक्ता उत्पाद जैसे प्लास्टिक का एसओसी का उपयोग करते हैं। वैज्ञानिक संरचनाएं भी एसओसी जारी कर सकती हैं। कीटनाशक और कीटनाशी भी एसओसी का उत्पादन करते हैं। तो चलिए इसे देखते हैं। पहला इसका जो आंसर है पानी को पीने के पानी को दूध कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा जो है वे कीटनाशकों से उत्पन्न हो सकते हैं, भी सही। तीसरा जो है कई उपभोक्ता उत्पाद जैसे प्लास्टिक आदि एसओसी का उपयोग करते हैं। तो इसे देखते हैं। बाकी भूवैज्ञानिक संरचनाएं भी जारी करती है तो हुआ नहीं। और 3 नंबर जो है कीटनाशक और कीटनाशी ऐसे भी उत्पन्न करते हैं, ये बिल्कुल सही है। इस हिसाब से हमारा राइट आंसर ऑप्शन तो यहाँ लिख नहीं रहा है। तो ए बी सी और डी को जोड़ करें कहाँ आ जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे की तरफ अगला क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग। तो वो है थोड़ा इसमें सॉरी इसका प्रेस पीडी नहीं आ रहा है कि निम्नलिखित सही कार्यक्रम में कॉन्वर्टर और सीक्वेंस में लाना है कि सबसे पहले क्या आया था? तो सबसे पहले कोडेक्स आया, ठीक है। इसके बाद कोडेक्स के बाद में जो है समाचार पत्र आया। न्यूज़पेपर सबसे पहले कोडेक्स, समाचार पत्र, उसके बाद जो है टेक्निकल और सिनेमा आया, ठीक है। और राष्ट्रीय रेडियो, ये इसको क्रम में याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर की। लैपटॉप के लिए स्क्रीन रेजोल्यूशन माप 1280 1024 है। स्क्रीन रेजोल्यूशन मापने के लिए निम्न से किसी का उपयोग किया जाता है? ये सब पता है, नहीं पता तो याद कर लीजिए कि पिक्सल माप होता है। अगला क्वेश्चन है कि न्याय के क्रम में क्या है? ये एंडियोलॉजी से क्वेश्चन है कि ब्रह्मा जो है न्याय के अनुसार ब्रह्मा जो है तो क्या है? वह यथार्थ है। न्याय के अनुसार ब्रह्म क्या है? यथार्थ है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ गए। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में आकृति को पहचाने। तो यहाँ पे आपको पहले बना लेना है इसका एक हैंड डायग्राम ताकि समझ में आए। तो पहले लिख लेते हैं इसका डायग्राम। ऑल आर्टिस्ट आर इगोइस्ट। तो ऑल आर्टिस्ट जो है इसे कहाँ चला जाएगा? ईगो में, इक्वल में चला जाएगा।
इसके बाद सम आर्टिस्ट आर क्या पॉपर, तो ये आर्टिस्ट जो है वह है कहाँ चलेंगे पॉपर में, ठीक। उसके बाद जो है क्या कर रहा है देयर फॉर सम पॉपर आर इगोइस्ट, तो सम कुछ पॉपर है वो इगोइस्ट जा रहे हैं, ये बीच वाला बच रहा है, ये जो बीच वाला ये बच रहा है, ये कुछ पॉपर जो है वो इगोइस्ट है, यानी वो सही है, तो इस हिसाब से हमारा फिगर 3 होगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन सी का आंसर जाएगा। फिर आगे चलते हैं लेस फेयर से संबंध में छात्र अधिकता होते हैं, तो लेस फेयर के संबंध में छात्र अधिक जो है क्या कोऑपरेटिव यानी सहकारी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैच द फॉलोइंग है, और यहाँ बताना है कि एक तरफ प्राचीन विश्वविद्यालय है और उससे उसके फेमस स्कॉलर छात्र रहे हैं वो बताना। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं कि सबसे पहले तक्षशिला है, सबसे पहले क्या है तक्षशिला विश्वविद्यालय है, फिर उसके बाद क्या नालंदा विश्वविद्यालय है, मिथिला है और शारदा पीठ है। तो इधर नागा उपाध्याय कुमार जी चाणक्य। तो अगर यहाँ पे अगर आपको फेमस स्कॉलर चाणक्य के बारे में पता होगा तो उन्होंने कहाँ पढ़ा है, तो चाणक्य जो तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़े हैं। फिर अगर नालंदा विश्वविद्यालय की अगर बात करें तो नालंदा विश्वविद्यालय में गंगाधर पढ़े हैं, बस इसी से आप आंसर तक में पहुँच जाइएगा। और मिथिला में जो है वह मिथिला में गंगेश उपाध्याय इसे स्टूडेंट रह चुके हैं और शारदा पीठ में कुमार जी खड़े हुए हैं। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर जाएगा, इसमें डी का आंसर डी का 1 सी का 2 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला गया तो वो है देख लीजिए तक्षशिला चाणक्य नालंदा नगर मिथिला में गंगेश उपाध्याय शारदा पीठ कुमार जी। अगला क्वेश्चन 28 नंबर निम्नलिखित में कौन से इंटरैक्टिव प्रौद्योगिकी उन्मुख मीडिया के लाभ हैं, ठीक है ना। इंटरैक्टिव टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड मीडिया के कौन से लाभ हैं, तो इसमें मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर है, निष्क्रिय पैसिव प्रोग्राम। जहाँ इंटरैक्टिव की बात आती है वहाँ दर्शक जो है निष्क्रिय से हो सकता है, बी नोट ऐसी गलत हो गया। युक्तिवाद की बड़ी रुचि है, तांत्रिक विज्ञान होता है और रचनात्मकता की अनुमति देता है, बिल्कुल सही होगा। अब ऑप्शन का एक तो वो मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर दे रहा है, लेकिन वही हो। और अगर इसी तीनों ऑप्शन को आप ध्यान दें सीडी को एलिमिनेट करके इससे ऑप्शन तक पहुँच सकते हैं, क्योंकि हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है सीडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि के विश्वविद्यालय में 1961 में आपको शिक्षण शुरू करने का निर्णय लिया, तो वो कलकत्ता विश्वविद्यालय जो है 1961 में स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स शुरू करने का निर्णय लिया था कलकत्ता विश्वविद्यालय। आगे हम लोग करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं कि 1916 में सॉरी वहाँ क्वेश्चन प्रिंट आउट हुआ 1961 में होगा 1916 होगा 1916। आगे हम लोग देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है कि किसे गैर विशेषज्ञ मीटर विचार क्यों बनाया गया है। गैर विशेषज्ञ यानी कि मैनुअल कॉन्स्टिट्यूशन को गैर विशेषज्ञ माना गया है। ये आपको याद करने वाली चीज है, मैनुअल कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको गैर विशेषज्ञ मीडिया विचारक माना गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग आएंगे तो इसे देख लीजिए, एक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ ICT कौन टर्म यूज होता है वो दिया है। तो इसमें अगर हम सबको नहीं जानते तो कुछ को जानते हैं मुझे पता लगा सकते CPU क्या होता है, ये ब्रेन कंप्यूटर होता है, तो ये ब्रेन कंप्यूटर CPU के यहाँ से मैच कर जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है एंड्रॉयड हम लोग जानते हैं कि एंड्रॉयड का उपयोग कहाँ होता है, ये एक संचालन प्रणाली का नाम है, ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है, तो ये एंड्रॉयड यहाँ पे मैच हो जाएगा। फिर आएगा CPU के वीर हमारा गाना, तो हम जानते हैं कि CPU भी नहीं रहता, CPU बनाने वाली कंपनी का नाम, तो कंपनी का नाम है इंटेल कंप्यूटर CPU आता है, ये देखते हैं। बाकी डब्ल्यू वो क्या करता है, लिंक वेब पेज तक छोड़ता है, तो इस हिसाब से डाटा समझ करेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो यह है कि यह विचार सोच सामाजिक और भौतिक उदाहरणों में
स्थित है, किसी व्यक्ति के दिमाग में नहीं है, इसे इस रूप में जाना जाएगा। तो देखिए क्या कर रहा है कि यह विचार जो सामाजिक भौतिक और धारणाओं में क्या स्थित है, किसी व्यक्ति के दिमाग में किस रूप में स्थित हो गया है, तो इसको हम क्या कहेंगे, स्थित संज्ञान सिचुएटेड कॉग्निशन कहेंगे। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। रेगुलर क्वेश्चन है क्योंकि किसी मशीन में प्रत्येक भाग हल्का होता है, इसे पूरी मशीन भी हल्की होती है, इसमें कौन सा दोष है, भ्रांति है, उसको बताना है लॉजिक के हिसाब से। तो क्योंकि किसी मशीन का प्रत्येक भाग ही हल्का होता है, इसलिए पूरी मशीन हल्की होती है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि कंपोजिशन का मामला संरचना दोष है, इसमें राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम चलेंगे। ये मैथ का है, मतलब आईसीटी का है, इस बेस पॉइंट डालना है। ये मतलब एन क्वेश्चन टाइम टेकन है, इसको हम अलग से वीडियो बनाए वहाँ पे इसको सॉल्यूशन करके राइट आंसर निकालना है और वहाँ पे स्केच करा है। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक मानवीय पूर्ववर्ती के रूप की पहचान करना है। देखिए इसमें पहला है कि प्रेक्षक भाव, इंप्रेशन प्रबंधन, सामाजिक मनोसामाजिक प्रभाव, आत्मकथा, सकारात्मकता और प्रेक्षक भाव। तो इसमें जो है कि सबसे पहले प्रेक्षक भाव नहीं होता, गलत हो गया। इस हिसाब से ऑप्शन हम छांट लेंगे, पहले तो ऑप्शन होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन बचा इंप्रेशन प्रबंधन, तो ये होता है इंप्रेशन प्रबंधन लिखा होता है। और तीसरा है साइकोलॉजिकल इफेक्ट, मनोसामाजिक प्रभाव, ये नहीं होता है, इसको गलत करेंगे। और चौथा जो आप लोग सकारात्मकता ये होता है, तीसरा हमारा ऑप्शन बी एंड डी सही है, जो डी में गया हुआ है राइट आंसर। आगे चलेंगे तो आगे देखिए हम कि निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी अधिनियम की रणनीतियाँ सरकारी अधिनियम की रणनीति करने के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉर्नर की टीम वर्ड वेबिंग और राउंड रॉबिन ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो इसमें जो है कुछ ऑप्शन काटना चाहेंगे तो टीम वर्ड वेबिंग हो जाएगा, फिर राउंड रॉबिन ब्रेनस्टॉर्मिंग होगा, किसको हो जाएगा। अब अच्छा ए कॉर्ड होगा, तो देखिए बी सी डी सही है। तो ऑप्शन अगर हम काटेंगे एक मतलब यही ऑप्शन बच रहा है जहाँ बी सी डी तीनों सही है और उसके साथ है, बी सी सबसे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है कि तर्कशास्त्री मुख्य रूप से निम्नलिखित में रुचि रखते हैं। कोई भी लॉजिशियन जो है तर्कशास्त्री किस चीज में रुचि रखेगा। देखिए भावात्मक भाषा में, काव्यात्मक भाषा में, सूचनात्मक भाषा में, निशात्मक भाषा में। तो वो इंफॉर्मेटिव लैंग्वेज में ही रुचि रहेगा, उसको मसलन कुछ नहीं लेना है, पोइट्री पोइट का बनना है, डायरेक्ट लैंग्वेज मतलब नहीं है, क्या हो इंफॉर्मेटिव लैंग्वेज में सुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन है कि डिजिटल संचार में एक टेलीविजन प्रसारण और रेडियो प्रसारण किस प्रकार प्रसारण का उदाहरण है। तो वो सिम्प्लेक्स प्रकार का उदाहरण है। डिजिटल संचार में एक टेलीविजन प्रसारण या रेडियो प्रसारण हुआ सिंपल, एक सिम्प्लेक्स टाइप का प्रसारण का उदाहरण है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर हमारा कि निम्नलिखित से किस विश्वविद्यालय ने 1884 में एलएलओ की मान्यता उपाधि प्रदान करने का अधिकार दिया था। तो चलिए इसके ऑप्शन के हिसाब से हम देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन है। तो ढाका विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय, बॉम्बे, मद्रास और मैसूर। तो यहाँ पे आप अपने कॉमन सेंस भी छा सकते हैं कि ढाका तो सबसे पहले होगा ही, ठीक है, क्योंकि बात इंडिया के संदर्भ में पूछी जा रही है। उसके बाद अब कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास और मैसूर, तीन यूनिवर्सिटी सबसे पहले फेमस था। 1884 की बात की जा रही है, तो कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास ही तीन यूनिवर्सिटी होगा। बी सी डी यानी ऑप्शन नंबर बी घटाना हो जाएगा। क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया, लेकिन ये मतलब अनुमानित आंसर है। इस क्वेश्चन को हम देखेंगे तो ये मैथमेटिकल रिलेटेड क्वेश्चन है, इसे हम अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। आएंगे 41 नंबर क्वेश्चन में कि द्वितीय मीडिया युग की विशेषता क्या है। तो द्वितीय मीडिया युग इसको जो है किसको कहा जाता है, तो ये
इंटरैक्टिव मीडिया कहा जाता है द्वितीय मीडिया। इंटरैक्टिव मीडिया को कहा जाता है द्वितीय मीडिया स्कैन मीडिया। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है रीजनिंग क्वेश्चन है, तो इसमें क्या करना है देखिए इसको बता देते हैं। इसमें आगे बढ़ते जाना है। 3 के लिए 3 6 24 30 63 72 और 132 ये है। 3 को लिखने के लिए क्या किया है 2 का स्क्वायर क्यों 2 का स्क्वायर -1 फिर उसके बाद जो है 6 लिखने के लिए 3 का स्क्वायर -1 3 तीनों कहा नहीं 3 का स्क्वायर -3 फिर उसके बाद 5 का स्क्वायर -1 इस तरह से आगे बढ़ लीजिएगा। राइट आंसर ऑप्शन बैठिए 130 है। क्वेश्चन नंबर 43 है उस संदर्भ लेखन की एपीए से लीजिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है और आपको ये एग्जाम पास करने नहीं आगे चलिए अपना सबसे जैसे सीखिएगा वहाँ एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये सभी जान लीजिए बहुत फायदेमंद रहेगा और फायदा करेगा। तो ये एपीए और एमले दोनों को चलना है। यहाँ पे एपीए जा रहा है तो एपीए में सबसे पहले लेखक का अंतिम नाम लिखा जाता है। जैसे नाम है जयप्रकाश कुमार तो यहाँ पे लिखा जाएगा कुमार जयप्रकाश यानी उसका लास्ट नाम लिखा जाएगा। ठीक है लास्ट में क्या आएगा लिखते हैं तो सबसे पहले क्या लेखक का अंतिम नाम होता है तो वहाँ गया ये ऑप्शन नंबर बी है। एक नंबर पे फिर उसके बाद किस वर्ष प्रकाशन हुआ 2 नंबर पे लिखा जा रहा है। 3 नंबर पे पुस्तक का शीर्षक लिखा जाता है और 4 नंबर पे किस कंपनी से पब्लिश हुआ वो लिखा जाता है। ये याद कर लीजिएगा कि पीएस सलीम में सबसे पहले लेखक का अंतिम नाम लिखा जाता है उसके बाद प्रकाशन का वर्ष लिखा जाता है फिर पुस्तक का शीर्षक लिखा जाता है फिर प्रकाशन का नाम लिखा जाता है। आगे देखेंगे निम्नलिखित से कौन सा प्रकाश रसायन धूम के निर्माण मुख्य घटक है तो ये बहुत पूछा जा रहा है। ये बिल्कुल इन्वायरमेंट टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये प्रकाश रसायन धूम के निर्माण में यहाँ मुख्य घटक की बात करते थे कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड पूरा है इनका मोनोऑक्साइड नहीं क्या है तो जब मुख्य पूछते तो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे चलेंगे हम 45 नंबर क्वेश्चन में। तो 45 नंबर क्वेश्चन है हमारा देखिए यहाँ पे दूसरी प्रतिशत पेरोक्साइड नाइट्रेट होता है तो मंदी ओजोन का एरिया होता है। इसमें चलेंगे कि कौन सा विरोधाभासी प्रस्ताव है यानी कॉन्ट्राडिक्टरी है। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट को देख करके एनालाइज करना होगा फिर ऑप्शन दिया होगा ए और बी इसको लेकर देंगे ए और सी ऐसे करके देंगे सी और ए और डी इस फोटो को लेकर उस देखेंगे कौन सा दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी है। यानी सामान्य भाषा में समझिए कि अगर हम डी और ई को लेते हैं तो डी कह रहा है कुछ न्यायाधीश वकील नहीं है और बल्कि कह रहा है कि कुछ वकील न्यायाधीश नहीं है। ठीक है ना। तो देखेंगे क्या दोनों एक दूसरे का पूरक बन रहा है या दोनों स्टेटमेंट जो है एक दूसरे को विरोधाभासी कर रहा है विरोधाभास कर रहा है उस चीज को देखता है। इसके लिए एक लॉजिकल क्लास होती है लॉजिकल रीजनिंग इसका नेक्स्ट में है तो उसमें जो है एक फॉर्मूला है ए तो उस पर कर सकते हैं या आप मैं यहाँ बता उसको समझ करके ऑप्शन इनलेट करके जान सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं यहाँ स्क्रीन पे कहाँ गया है ये और डी का राइट आंसर हो जाएगा। ये कह रहा है कि सभी वकील सभी न्यायाधीश वकील है कुछ वकील है न्यायाधीश नहीं है। जब सभी न्यायाधीश जो है न्यायाधीश हो गया और सभी न्यायाधीश जो है वकील हैं तो क्या कुछ वकील न्यायाधीश नहीं हो सकते हैं। जो इसके अंदर जो लेक्चर हैं वो भी तो न्यायाधीश है ही तो फिर नहीं क्यों होता है। ठीक है ना। सॉरी एक सही रहेगा दोनों सही हो रहा है फिर नंबर सभी न्यायाधीश वकील है फिर उसके बाद ऑप्शन में कुछ न्यायाधीश वकील नहीं है तो इन दोनों में कंट्राडिक्टरी हो जाएगा क्योंकि जब सभी न्यायाधीश वकील
कुछ तो ज़रूर होगा, नहीं होने का सवाल ही नहीं होता है। तो ये दोनों एक दूसरे के रोज़ को देख लेंगे डायग्राम बना करके कि जब सभी न्यायाधीश जो हैं सभी न्यायाधीश जो हैं वो वकील के साथ, और डी में क्या है कि कुछ न्यायाधीश वकील नहीं है। तो जब यहाँ पूरा न्यायाधीश ही वकील हो गया तो उसका कैसे नहीं होगा। तो यहाँ पे एक दूसरे में क्या आ जा रहा है, विरोधाभास आ जा रहा है। तो इस हिसाब से हमारा ई और डी राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी में है। अब बात है कि पैसेज आपको पढ़ना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको आपको बताना है। तो इसको देख लीजिएगा, काफ़ी आसान होता है, कैसे पढ़ लीजिएगा और इसमें आंसर छाटना आसान होता है। तो ये 5 क्वेश्चन हैं, इसको मैं नहीं बताऊँगा, आप पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट है तो हमसे आपको कर सकते हैं। तो चलिए ऐसा लगा वीडियो जरूर बताएं कमेंट करके, और आने वाले सजेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बना हुआ है। जितने भी क्वेश्चन दिसंबर 2024 के एग्जाम जो जनवरी 25 में हुआ था, इसके अभी 5 क्वेश्चन को ले आने का प्रयास करें।